बंगाल का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ बंगाल। अंग्रेजों द्वारा किया गया बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में प्रमुख है। केवल 8 वर्षों के अल्पकाल अर्थात 1757 से 1765 ईस्वी भारत की अन्य ऐतिहासिक घटनाओं में सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने में असफल सिद्ध हुए। परिणाम स्वरूप बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता स्थापित हो गई। उत्तर वैदिक काल से ही बंगाल भारत के अन्य सभी प्रांतों में सर्वाधिक धनी एवं उपजाऊ था। यहाँ के उद्योग धंधे भी काफी विकसित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आने के पश्चात यहाँ से व्यापार करके काफी लाभ कमाया। कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य उपस्थित व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता ने 1750 के दशक की घटनाओं को जन्म दिया। बंगाल के बालासोर में स्थापित ब्रिटिश फैक्ट्री के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल से नियमित व्यापार प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हुई तथा जॉब चार्नक द्वारा कलकत्ता की स्थापना के साथ ही ये व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में परिणत हो गईं। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा दिया गया शाही फरमान था। इस शाही फरमान की प्रमुख रियायतों में से एक ये थी कि कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने इन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे इनका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर करना चुकाने के लिए करने लगे। साथ ही वे इसे अवैध रूप से भारतीय व्यापारियों को भी बेचने लगे। इससे नवाब को राजस्व की हानि होने लगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नवाब के राजकीय पद का स्थायित्व स्थानीय जमींदारों, अभिजात वर्ग के व्यक्तियों तथा धनाढ्यों के व्यक्तिगत समर्थन पर निर्भर करता था। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब का पद ग्रहण किया, किंतु उसकी मौसी घसीटी बेगम ढाका एवं उसके भाई पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग के द्वारा उसके उत्तराधिकार का विरोध किया गया। उसके अन्य विरोधियों में मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ अमीर चंदा तथा राजवल्लभ शामिल थे। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई अनियंत्रित व्यापारिक गतिविधियों ने नवाब को संकट में डाल दिया। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने न तो उसे बधाई दी और न ही कोई उपहार दिए। दूसरी ओर उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी भी की। इन दोनों घटनाओं से कंपनी और नवाब के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। कंपनी ने नवाब के विरोधियों को शरण दी। राजवल्लभ का पुत्र कृष्णदास नवाब का धन लेकर भाग गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शरण दी एवं नवाब की सत्ता की अवहेलना की। कंपनी ने नवाब को कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान नहीं की। इन सभी कारणों ने ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नवाब के मध्य संघर्ष को अवश्यंभावी बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को यह संदेह था कि नवाब बंगाल में फ्रांसीसी कंपनी के साथ गुप्त रूप से गठबंधन कर नवाब के अधिकारियों से कटौती कर देगा। इस संदेह के वातावरण में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर संघर्ष को तेज कर दिया। परिणाम स्वरूप मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की एक शक्तिशाली सेना कलकत्ता पहुंची, जिसने नवाब को अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी के लिए बाध्य कर दिया। इस संधि से अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने तथा नवाब द्वारा क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया। इसी दौरान क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल से फ्रांसीसियों की शक्ति एवं स्वतंत्रता दोनों को समाप्त कर दिया गया। फ्रांसीसियों की इस पराजय के उपरांत की गई संधि के पश्चात बंगाल में अंग्रेजों का कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। अंग्रेजों के कहने पर नवाब ने फ्रांसीसियों को बंगाल से निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया। सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं ढलमुल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का निश्चय किया जिसे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। अंग्रेजों के इस षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे।
यथा मीर जाफर, राय दुर्लभ जगत सेठ एवं अमीर चंद। अंग्रेजों और दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वॉटसन की भूमिका अहम थी।